नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष पेशकश लोकल टू ग्लोबल में। हमारी इस विशेष पेशकश में हम आपको रूबरू कराएंगे गांव, कस्बा, देश, प्रदेश और दुनिया की चुनिंदा 10 बड़ी खबरों से। सबसे पहली खबर है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किस तरह की चेतावनी दी है। उन्होंने भारत और चीन को टैरिफ के नाम पर धमकाना बंद करने को क्यों कहा है। वह यह भी दिखाएंगे कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की नाव पर किस तरह हमला किया। इसके साथ ही एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस ड्रोन की जानकारी मुहैया कराएंगे। जानकारी देंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने बाढ़ और भूस्खलन की घटना को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए किसे नोटिस जारी किया है। आम लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी। जानेंगे कि जीएसटी कटौती का आपको कितना फायदा मिलेगा। इसके साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस मसले पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। मध्य प्रदेश की राजनीति में आदिवासी बनाम सनातन की गूंज क्यों सुनाई दे रही है। छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में चमचा संस्कृति की चर्चा क्यों और कैसे हो रही है। एनएचएम के संविदा कर्मचारी क्यों दे रहे हैं सामूहिक इस्तीफा, और बुरहानपुर में बच्चे किस तरह जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। इसकी वानगी भी पेश करेंगे। आइए देखते हैं विशेष पेशकश लोकल टू ग्लोबल। जब विश्व पटल पर महाशक्तियों के बीच आर्थिक युद्ध तेज हो रहे हैं, ऐसे समय में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक साहसिक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि भारत और चीन को टैरिफ के नाम पर धमकाया नहीं जा सकता है। पुतिन ने मीडिया से कहा कि ट्रंप भारत और चीन से इस तरह नहीं बात कर सकते। उन्होंने स्पष्ट किया कि औपनिवेशिक युग अब खत्म हो चुका है। अमेरिका को समझना होगा वो साझेदारों से इस भाषा में नहीं बात कर सकता है। पुतिन ने भारत को एक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बताते हुए कहा कि ये देश धमकी से नहीं डरते। कोई नेता कमजोर दिखाएगा तो उसका राजनीतिक करियर खतरे में होगा। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन संकट को बहाना बनाकर पश्चिमी देशों ने रूस के साथ आर्थिक संबंध रखने वाले देशों पर टैरिफ और प्रतिबंध लगाए हैं। ये अन्यायपूर्ण आर्थिक युद्ध है जिसका उद्देश्य रूस के साझेदारों को अलग करना है। यह व्यक्त करता है कि ट्रंप टैरिफ को एक लड़ाकू हथियार की तरह प्रयोग कर रहे हैं। भारत और चीन दोनों देशों की राजनीतिक संरचना और जनता की नजर में कमजोरी की कोई गुंजाइश नहीं है। पुतिन ने कहा कि इन राष्ट्रों का इतिहास हमलों, संघर्षों और औपनिवेशिक दमन का है, इसलिए इनका नेतृत्व डर दिखाने पर झुकने वाला नहीं है। इसलिए अमेरिका की धमकी नहीं बल्कि सम्मान और साझा संवाद का कोई रास्ता ही आगे बढ़ने योग्य है। असल में पुतिन का संदेश था कि अब पुरानी मानसिकता नहीं चलेगी। ये केवल एक बयान नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का नया मापदंड है। एक छोटे जहाज पर हमला होता है, 11 लोग जान गंवा देते हैं। क्या ये ड्रग्स के खिलाफ जरूरी संहार था या एक सीमा लांघ जाने वाला युद्ध अपराध? कैरिबियन सागर में अमेरिकी नौसेना ने एक धावक नाव पर प्रिसीजन स्ट्राइक की, जिसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट किया कि मेरे आदेश पर नाव उड़ाई गई जिसमें 11 ड्रग्स तस्करों की मौत हो गई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कहा कि हम नाव को तो पकड़ सकते थे, लेकिन राष्ट्रपति ने उसे उड़ाने का आदेश दिया क्योंकि ये नाव कोकीन या फेंटेनाइल से भरी थी। अब तक अमेरिकी तटरक्षक बल ड्रग्स से भरी नाव को पकड़ते थे, तस्करों को गिरफ्तार करते थे और मुकदमा चलाया जाता था, लेकिन इस बार ग्रे जोन को ताक पर रखकर सीधे हमला कर दिया गया। जानकारों के मुताबिक किसी भी कानूनी आधार पर यह हमला नहीं हो सकता है। एक लॉयर के मुताबिक ये नागरिकों का नरसंहार है। इस हमले ने क्षेत्रीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। वेनेजुएला ने इसे इंपीरियलिज्म करार दिया, वीडियो को कृत्रिम बताया। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने इस कार्रवाई को साजिशन हत्याकांड करार दिया है। ये हमला नियमों, संप्रभुता और मानवीय हकों की रक्षा पर सवाल छोड़ गया है। ये कोई गेम नहीं, हकीकत है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो दुनिया के सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र की है। ये ड्रोन आज के सैनिक हैं और इनमें अब दिमाग भी आ गया है। यूक्रेन ने वो कर दिखाया है जो अब तक सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में देखा गया था। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ड्रोन जो खुद सोचते हैं, खुद रास्ता तय करते हैं और खुद टारगेट चुनकर हमला करते हैं।
दरअसल यूक्रेन ने दुनिया को चौंका दिया है। एआई स्वार्म ड्रोन से हमला करके, मतलब दर्जनों छोटे ड्रोन मिलकर एक झुंड बनाते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं, तय करते हैं कि कौन किस टारगेट पर हमला करेगा। कोई रिमोट नहीं, कोई इंसानी गाइडेंस नहीं। ये ड्रोन किसी चिड़िया के झुंड की तरह उड़ते हैं, एक साथ मुड़ते हैं और एक साथ अटैक करते हैं। यही है स्वार्म टेक्नोलॉजी जो प्रकृति से इंसानों ने सीखी, अब युद्ध के मैदान में उतारी है। यूक्रेन के स्टार्टअप स्वार्मर ने ये एआई ड्रोन बनाए हैं। ड्रोन में सिर्फ टारगेट डालिए, बाकी सब कुछ ड्रोन खुद करता है। अब तक 100 से ज्यादा बार ये एआई ड्रोन युद्ध में इस्तेमाल हो चुके हैं। 3 से 25 ड्रोन का झुंड एक साथ हमला करता है और हर हमला सटीक और घातक होता है। यूक्रेन सिर्फ क्वाडकॉप्टर एआई ड्रोन नहीं बना रहा है, अब बारी एआई कामकाजी ड्रोन की है, यानी वो ड्रोन जो टारगेट पर गिरकर खुद को उड़ा देता है। इसका काम है दुश्मन के टारगेट को पहचानना, ट्रैक करना और मौका मिलते ही हमला करना। और अगर हमला रोका ना जा सके तो खुद को विस्फोट से उड़ा देना। यूक्रेन ने दुनिया को दिखा दिया कि फ्यूचर वॉर फिक्शन नहीं है, वो शुरू हो चुका है। भारत के पहाड़ी राज्यों में लगातार बढ़ती बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस बी आर गवाई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने इस मामले को लेकर प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि मानव जनित संकट करार दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार, एनडीएमए, पर्यावरण मंत्रालय और एनएचएआई समेत कई एजेंसियों को नोटिस जारी करते हुए 3 हफ्तों में जवाब तलब किया है। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में हिमाचल और उत्तराखंड में हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा के नाम पर असल में बड़े पैमाने पर मानव जनित गतिविधियां हो रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी वजह अवैध पेड़ों की कटाई है। कोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है और अब प्रकृति जवाब दे रही है। मुख्य न्यायाधीशों ने कहा कि अब बाढ़ और लैंडस्लाइड केवल प्राकृतिक नहीं है, ये मानव की लापरवाही का परिणाम है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वो पर्यावरण मंत्रालय और वन विभाग के सचिवों से संपर्क करेंगे और विस्तृत जानकारी जुटाकर अदालत को देंगे। उन्होंने भी माना कि इंसान ने प्रकृति के संतुलन के साथ जो छेड़छाड़ की है, उसका नतीजा अब विनाश के रूप में सामने आ रहा है। कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वो इस मुद्दे पर ठोस और तत्काल कदम उठाए ताकि भविष्य में ऐसी आपदाओं को रोका जा सके। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में 24 जून को बादल फटने के बाद आई बाढ़ में सैकड़ों टन लकड़ियां बहती हुई पंडो डैम तक पहुंच गई थी। इस घटना ने सोशल मीडिया पर पुष्पा स्टाइल में अवैध लकड़ी कटाई की बहस को हवा दे दी। दावा किया गया कि अगर इतनी बड़ी मात्रा में लकड़ियां बह रही हैं, तो जरूर बड़े पैमाने पर जंगल काटे गए हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक में देश की टैक्स व्यवस्था में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। रोजमर्रा की चीजों से लेकर बीमा और दवाइयों तक कई क्षेत्रों को बड़ी राहत मिली है। रोज इस्तेमाल होने वाली कई वस्तुएं जैसे टॉयलेट सोप, टूथब्रश, शैम्पू, शेविंग क्रीम, हेयर ऑयल अब 18% की जगह सिर्फ 5% जीएसटी के दायरे में आ गई है। खाने पीने की बात करें तो बटर, घी, चीज और डेयरी स्प्रेड जैसे प्रोडक्ट्स पर भी टैक्स को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। अब सभी दवाओं पर जीएसटी घटाकर 5% कर दी गई है। 33 जीवन रक्षक दवाओं को पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया गया है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल होने वाले कुछ खास दवाओं पर भी अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। मेडिकल डिवाइसेस पर भी टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। 2 व्हीलर्स और छोटी कार खरीदना भी अब सस्ता होगा। अब हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पहले इस पर 18% टैक्स लिया जाता था। इससे बीमा योजनाएं अब अधिक सस्ती और लोगों की पहुंच में होंगी। जहां एक और आम जनता को राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर लग्जरी और सिन गुड्स जैसे शराब, सिगरेट आदि पर टैक्स बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। ये फैसला मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत है। राहत के ये फैसले 22 सितंबर से लागू होंगे। सरकार का दावा है कि इससे टैक्स सिस्टम और भी सरल, पारदर्शी और जनहितैषी बन सकेगा।
उत्तर प्रदेश में सियासत का पारा एक बार फिर चढ़ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने गृहनगर गोरखपुर में विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग जाति के नाम पर समाज को बांटते हैं वो विकास नहीं कर सकते। सीएम योगी का इशारा साफ तौर पर समाजवादी पार्टी की ओर था, खास तौर पर उनके पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं के फॉर्मूले की ओर। तो क्या अब 2026 के पंचायत और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की राजनीति फिर से जाति बनाम विकास के एजेंडे पर लौट रही है? और क्या समाजवादी पार्टी की राजनीति को सीएम योगी का ये बयान चुनौती दे रहा है? गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इशारों में विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग समाज को जातियों के आधार पर तोड़ते हैं, जो यूपी को दंगों की आग में झोंक चुके हैं, जो मातृशक्ति की रक्षा नहीं कर सकते, वो कभी विकास नहीं कर सकते। ये बयान ऐसे समय में आया है जब बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से कड़ी चुनौती मिली है। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले के जरिए सपा ने बड़ा जनाधार तैयार किया है। इधर समाजवादी पार्टी ने भी सीएम योगी के बयान पर पलटवार किया। सपा ने कहा कि मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, हिंदू समाज को जातियों में किसने बांटा? धर्म के नाम पर बंटवारा किसने किया? भाजपा सरकार में कौन सा नौजवान अंबानी बन गया? हर कोई परेशान है, किसान हो या नौजवान। लोग जाति के नाम पे समाज को बांट रहे हैं। जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम किया था, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जो लोग देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं अपने वोट बैंक के लिए, जिन लोगों को बेटी और बहन की इज्जत की परवाह न रही हो, और जो लोग मातृशक्ति की गरिमा की रक्षा न कर सकते हो, क्या उनसे आप विकास की उम्मीद करते हैं? क्या उनसे विकास की उम्मीद करते हैं? वे कभी विकास नहीं किए हैं, आगे भी विकास नहीं करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो समाजवादी पार्टी पर जातियों में बांटने का आरोप लगाया है, आज पूरी समाजवादी पार्टी ही नहीं, पूरा देश ये जानना चाहता है कि पूरे भारत में जो हिंदू में आस्था रखने वाले लोग हैं, इनको वर्णों में कौन बांटा? इनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में किसने बांटने का काम किया? इनको हजारों जातियों में बांटने का काम किसने किया? यह आज देश जानना चाहता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो नौजवानों की पहचान का संकट खड़ा हो गया था। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आज का नौजवान अडानी बन गया है? आज का नौजवान रोजगार के संकट से जूझ रहा है। आज का नौजवान मुंबई में जाकर के टैक्सी चलाने को मजबूर है। आज का नौजवान गुजरात की साड़ी की कंपनियों में जाकर के काम करने को मजबूर है। नौजवान के परिवार की जीविका नहीं चल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नौजवानों की चिंता, किसानों की चिंता, महिलाओं की चिंता नहीं है। इनको अपने उद्योगपतियों की चिंता है, जिनका उद्योग और व्यापार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं। मध्य प्रदेश की राजनीति में इस एक लाइन ने तूफान ला दिया है। ये शब्द कहे हैं नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता उमंग सिंघार ने। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में आयोजित एक आदिवासी सम्मेलन में सिंघार ने जिस अंदाज में यह बयान दिया, उसने भाजपा को हमलावर बना दिया है। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ आदिवासी समाज को एकजुट करने की कोशिश है या कांग्रेस की रणनीति का नया एजेंडा? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद की बैठक में उमंग सिंघार ने आदिवासी समाज की पहचान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं। हर सरकार को आदिवासी समाज के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। रामायण में शबरी ने राम को बेर खिलाए थे। उमंग सिंघार ने पौराणिक प्रसंगों का जिक्र करते हुए आदिवासी समुदाय को हिंदू धर्म से अलग पहचान देने की बात की। उनके इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हमलावर हो गई है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखा पलटवार करते हुए इसे सोनिया गांधी को खुश करने की कोशिश बताया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस अब आदिवासियों को भी धर्म के आधार पर विभाजित करने की कोशिश कर रही है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उमंग सिंघार का ये बयान
2028 विधानसभा चुनाव की रणनीति से जुड़ा हो सकता है। प्रदेश में लगभग 22% आबादी आदिवासी है और ये समुदाय चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाता है। कांग्रेस लंबे समय से आदिवासी वोट बैंक को सशक्त करने की कोशिश कर रही है। कमलनाथ से लेकर दिग्विजय सिंह तक सभी नेता इस मोर्चे पर सक्रिय रहे हैं। अब उमंग सिंघार की धार्मिक अलगाव वाली लाइन इस मुद्दे को और अधिक तेज कर सकती है। इस छिंदवाड़ा जिले के विशेष रूप से आदिवासियों की जमीनों के उसकी पूरी बात जायज मांग उठाई जाएगी, ये मैं आपको आज छिंदवाड़ा में बोल सकता हूं। किसी समाज को सम्मान देना हमें कोई बुरी बात नहीं है। कई सालों पहले वर्ण व्यवस्था जिनने बनाई उसमें क्या स्थिति रही, क्या मनुवाद रहा, आप सब जानते हैं। हम प्रकृति पूजा पे, तो मैं तो कहता हूं गर्व से कहो कि हम आदिवासी, हम हिंदू नहीं थे। मैं इस बात को हमेशा कहता हूं और आज से नहीं कहता हूं, कई सालों से कहता हूं। वो शबरी थी जिसने राम को बेर खिलाया थे जंगल में, वो भी आदिवासी था। नेता प्रतिपक्ष श्रीमान उमंग सिंघार जी सोनिया गांधी को खुश करने के लिए भारत या मध्य प्रदेश के आदिवासी बहन भाइयों के गले में क्रॉस लटकाने का षड्यंत्र मत करो। तुम सोनिया को प्रसन्न कर सकते हो पर हिंदुस्तान तुमसे नाराज हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखो, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता आदिवासियों की गोदी और जो है कोख में पलती है। इस देश में भगवान राम ने भी बिल्ली माँ के जूठे बेर खाए और उनको माँ कहकर संबोधित किया। यही भारत की सनातन संस्कृति और सभ्यता है जो आज दिनांक तक भारत का आदिवासी दिल से गर्व के साथ इसको स्वीकार कर रहा है और इसके साथ पालन करता है। रघुनाथ शाह हो, भामा शाह हो, टाटा मामा भील हो, सैकड़ों नहीं हजारों आदिवासी बहन भाइयों ने आजादी के जंग में कूदकर हिंदुस्तान को आजाद कराया और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और पर्व मनाकर दुनिया ने यह बता दिया कि भगवान बिरसा मुंडा भी जो भारतीय संस्कृति के जननायक है, भारत सनातन के जननायक है, ऐसे भगवान बिरसा मुंडा का उपासक है आदिवासी। इस आदिवासी बहन भाइयों को, भोले भाले आदिवासी बहन भाइयों को आप बहला फुसलाकर सोनिया को प्रसन्न मत करो। ये पाप मत करो उमंग सिंघार जी। आदिवासी सनातन और संस्कृति को मानने वाला है, ये पेड़ों को पूजने वाला है, गंगा के जल को पूजने वाला है, यमुना के जल को पूजने वाला है। छत्तीसगढ़ की राजनीति इन दिनों बयानों की गर्मी से तप रही है। पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे के बयान से शुरू हुआ विवाद अब नया मोड़ ले चुका है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को जो सलाह दी, उसने चमचा संस्कृति पर नई बहस छेड़ दी है। कांग्रेस भवन में जिला अध्यक्षों की बैठक के दौरान नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साफ शब्दों में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि बयानबाजी नेताओं से नहीं बल्कि उनके चमचों की वजह से होती है। महंत ने जिला अध्यक्षों को साफ कहा कि अपने अपने कार्यकर्ताओं को काबू में रखें, वरना विवाद और गहराएगा। महंत का कहना था कि अक्सर ऐसे बयान बाहर जाते हैं जो पार्टी नेतृत्व की ओर से नहीं होते लेकिन भ्रम फैलाते हैं। महंत के इस बयान ने जहां कांग्रेस में अंदरूनी खलबली मचा दी, वहीं बीजेपी ने इस पर तीखा हमला बोल दिया। बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने चमचा संस्कृति का हवाला देते हुए कहा कि ये नई नहीं है बल्कि कांग्रेस की पुरानी पहचान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में चमचा संस्कृति तभी से है जब से पार्टी बनी है और यही कारण है कि कांग्रेस आज जमीन पर है। कांग्रेस में गुटबाजी और आपसी खींचतान कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब पार्टी के वरिष्ठ नेता ही चमचा संस्कृति का जिक्र करने लगे तो ये पार्टी की अंदरूनी राजनीति की गंभीरता पर सवाल खड़े कर रहा है। बीजेपी ने जहां इस बयान को कांग्रेस की खोखली नींव से जोड़ दिया, वहीं कांग्रेस में इस बयान ने नए विवाद की शुरुआत कर दी है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस इस बयान की आग से कैसे निपटती है और क्या वाकई कार्यकर्ता नियंत्रित रह पाते हैं या मामला और बिगड़ता है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं गंभीर संकट से जूझ रही हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम के 16,000 संविदा कर्मचारी बीते 18 दिनों से हड़ताल पर हैं और अब ये आंदोलन और भी उग्र होता नजर आ रहा है। अब हड़ताली कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा सौंपना शुरू कर दिया है। एनएचएम कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों के बर्खास्त होने के बाद गुस्सा और विरोध अब और तीखा हो गया है। एनएचएम संविदा कर्मचारियों की 10 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य सरकार से बातचीत की गई, लेकिन नतीजा सिफर रहा।
इनकी मांगों में नियमितीकरण, वेतन समानता, ईपीएफ, मेडिकल सुविधा और सेवा शर्तों में सुधार जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं। सरकार अब तक इनमें से 5 मांगे मानने का आश्वासन दे चुकी है, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि सिर्फ लिखित आदेश ही मान्य होगा, आश्वासन नहीं। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए हड़ताली कर्मचारियों को 24 घंटे में काम पर लौटने का आदेश दिया था, लेकिन आदेश का पालन न होने पर 25 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया, जिसके बाद 16,000 कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा देने का फैसला ले लिया। हड़ताल का सीधा असर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं, मातृ शिशु केंद्रों, टीकाकरण और मोबाइल मेडिकल यूनिट्स पर पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में सैकड़ों सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं ठप हैं। राज्य सरकार अब वैकल्पिक स्टाफ तैनात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रशिक्षित और अनुभवी एनएचएम स्टाफ की कमी के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यकीनन सरकार और संविदा कर्मचारियों के बीच अब टकराव अपने चरम पर पहुंच चुका है। सवाल यह है कि क्या सरकार समाधान निकालेगी या मामला और भड़कता चला जाएगा। आजादी के 77 साल बीत गए, लेकिन बुरहानपुर में नावघाट और टेमरू फालिया गांव में बच्चों के लिए आज भी स्कूल जाना एक जंग जीतने जैसा है। बच्चे पढ़ाई का जज्बा लेकर घर से निकलते हैं, लेकिन नदी नाले पार करना, कीचड़ में धंसना उनकी मजबूरी बन चुकी है। जी हाँ, बुरहानपुर के नावघाट से टेमरू फालिया तक की 3 किलोमीटर की दूरी संघर्ष की कहानी बन चुकी है। 45 साल से ग्रामीणों का इंतजार जारी है और अब भी कागजों में ही सड़कें बिछाई जा रही हैं। इस इलाके में ना पुल है, ना पक्की सड़क, सिर्फ खुद पर और कंधों पर टिका हुआ भरोसा है। गांव के लोग कहते हैं कि ये हालात कोई आज के नहीं है। बरसात के मौसम में हाल और भी भयावह हो जाता है। न स्कूल पहुंचना आसान, न अस्पताल पहुंचना आसान है। ट्रैक्टर तक कीचड़ में फंस जाते हैं। लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाला पार करते हैं। दवाली खुर्द पंचायत के अंतर्गत आने वाले इस क्षेत्र के लोगों ने कई बार पंचायत से लेकर जनपद कार्यालय तक गुहार लगाई, लेकिन उन्हें मिला सिर्फ आश्वासन, और वो भी हर साल की तरह खोखला। दावा तो ये किया जाता है कि हर गांव को सड़क से जोड़ा गया है, लेकिन नावघाट और टेमरू फालिया जैसे गांवों की हकीकत यह है कि यहाँ सिर्फ कीचड़ और खामोशी का बोलबाला है। नाले के किनारे फिसलते कदम, कीचड़ से सने यूनिफॉर्म, लेकिन आंखों में स्कूल जाने की चमक। ये बच्चे उस भारत के नागरिक हैं जो डिजिटल इंडिया, स्मार्ट इंडिया और विश्वगुरु बनने का सपना देख रहे हैं। पर सवाल यह है कि जहां स्कूल तक की सड़क नहीं, वहां कैसे होगा शिक्षित भारत का सपना पूरा। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।